नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यह काल, अली कली में ही विद्यो आगे कौन हवाल। नमस्कार, मैं जनभक्त श्री ओम गौतम और बात कर रहा हूँ रहीम के इस दोहे के द्वारा जिस तरीके से आज नेपाल की स्थिति है कि वहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो एक कली में ऐसा बिंद गया है कि उसने देश की सुरक्षा को, देश की अखंडता को, देश की संप्रभुता को ही एक तरीके से गिरवी रखने का काम किया। और ये कहना है नेपाल की खुद की सत्ताधारी पार्टी के लोगों का और विपक्षी पार्टी के लोगों का खड़ग प्रसाद ओली के बारे में। इस तरीके से नेपाल में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। हाउ यांकी यानी कि जो चीन की राजदूत है उसका दखल बढ़ता जा रहा है। उसको देखते हुए छात्र सड़कों पर निकले हुए हैं और उनकी खुद की पार्टी के अध्यक्ष पुष्पदहल कमल यानी प्रचंड भी खुलकर इस्तीफा मांग रहे हैं। और उनका एक और बड़ा बयान आया है जो कि सीधे तौर पर ओली की नींदें उड़ाने वाला है। उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि भारत के खिलाफ ओली का जो रवैया रहा है वो न तो राजनीतिक रूप से सही है और ना ही राजनयिक रूप से उपयुक्त है। ये कहना है प्रचंड का, यानी कि प्रचंड और उनकी पार्टी भी ये मानती है कि खड़ग प्रसाद ओली का जो रवैया भारत के साथ जो नीति रही है वो न तो इतिहास के हिसाब से ठीक है और न ही भविष्य में नेपाल की जो आवश्यकताएं हैं उसके हिसाब से ठीक है। और ओली ने नेपाल के भविष्य को दांव पर लगा दिया है। वहीं ओली भी इस बात को समझ रहे हैं और इसी वजह से आज फिर से जब मुलाकात हुई प्रचंड और ओली के बीच में तो मुलाकात भी 2 घंटे की मुलाकात भी बेनतीजा रही। और उससे पहले ओली ने नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से मुलाकात की और नेपाल में स्वास्थ्य इमरजेंसी लगाने की उनसे मांग की, जिसको कि विद्यादेवी भंडारी ने ये कहकर अभी टाल दिया है कि अभी ऐसी स्थिति की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि नेपाल की सेना के जो प्रमुख है जनरल पूर्णचंद थापा वो भी इस पक्ष में नहीं है कि सेना को इमरजेंसी के तौर पर देश में लगा दिया जाए और उसके माध्यम से ओली की सत्ता को बचाया जाए। इससे पहले भी पूर्णचंद थापा बयान दे चुके हैं जब ओली ने ये कहा था कि पूर्णचंद थापा जो कि नेपाली सेना के जनरल हैं उन्हें जवाब देना चाहिए भारतीय सेना के जनरल मनोज मुकुंद नरवाने को उस बयान का, जिसमें उन्होंने कहा था कि नेपाल के लोग ने जिस तरीके से भारत की क्षेत्रों को अपने नक्शे में दिखाया है वो ठीक नहीं है और उन्हें इतिहास पढ़ लेना चाहिए और उन्हें ठीक तरीके से इन चीज़ों को करना चाहिए। उसके बाद ओली ने कहा था कि पूर्णचंद थापा इसका जवाब दें, तब उन्होंने कह दिया था कि इस मामले को सेना को न आप घसीटिए और इस मामले को अपने स्तर पर आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नेपाल की सेना बहुत ताकतवर है लेकिन वो पूरी तरीके से ओली का साथ नहीं दे रही है जिसकी उम्मीद ओली को थी। वहीं दूसरी तरफ नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी जिससे प्रधानमंत्री बने हैं खड़ग प्रसाद ओली, वो भी पूरी तरीके से ओली के साथ नहीं है। उसमें 2/3 से ज़्यादा लोग प्रचंड के साथ खड़े हुए हैं या फिर झालानाथ खनाल और माधव कुमार नेपाल और वामदेव गौतम जैसे जो दूसरे नेता हैं उनके पक्ष में खड़े हुए हैं। यही वजह है कि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी में 45 में से 30 से ज़्यादा सदस्य ओली के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर आज एक और बैठक होनी थी स्टैंडिंग कमेटी की, लेकिन उसको फिर से कल के लिए टाल दिया गया है। लेकिन स्थिति ये बनती जा रही है कि ओली कितना भी इस मामले को टालने की कोशिश करें लेकिन उन्हें नेपाल की जो सत्ता है उससे हाथ धोना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ चीन इस पूरे मामले में जिस तरीके की दखल दे रहा है, जिस तरीके के प्रयास कर रहा है, खासकर हाउ यांकी नाम की अपनी उस राजदूत के माध्यम से जिसको आज नेपाल का बच्चा बच्चा जान रहा है और तमाम जो छात्र हैं उसके विरोध में रोजाना सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और वो पोस्टर लहरा रहे हैं कि चीनी राजदूत को अपने दूतावास में रहना चाहिए न कि नेपाली नेताओं के घरों में। क्योंकि नेपाल में जो ये चीन की राजदूत है ये कभी प्रचंड के घर पे जाती है, कभी माधव कुमार नेपाल के घर पे जाती है, कभी झालानाथ खनाल के घर पे जाती है और फिर उन सारी चीज़ों को ये ओली के साथ डिस्कस करती है, कभी राष्ट्रपति से मिलती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें जो एक प्रोटोकॉल होता है उसका भी पालन नहीं किया जा रहा है। जब भी कोई विदेशी व्यक्ति या विदेशी दूतावास का अधिकारी या राजदूत किसी उच्च अधिकारी से मिलता है, नेताओं से मिलता है, तो उनके साथ विदेश मंत्रालय का एक अधिकारी होता है
लेकिन हाउ यांकी के मामले में ये छूट मिली हुई है कि वो किसी से भी कभी भी जाकर मिल लेती है और जिस तरीके से वो हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है उससे नेपाली जनता भी बहुत ज़्यादा चिंतित दिखाई दे रही है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी हो या फिर नेपाली कांग्रेस, उसके ज़्यादातर नेता जो वर्तमान में हैं या पुराने नेता हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि ऐसा लगता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने नेपाल की सत्ता को चीन के हाथों में गिरवी रख दिया है, जिसकी वजह से आज नेपाल की सत्ता को कंट्रोल करने की कोशिश चीनी राजदूत हाउ यांकी कर रही है, जो कि गलत है और इसका गलत संदेश भी जाएगा क्योंकि नेपाल में अन्य देशों के भी दूतावास हैं और वो देश भी इस बात पर आपत्ति कर सकते हैं कि किस तरीके से नेपाली सरकार चीनी दूतावास को इस तरीके की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे रही है। किस तरीके से आज जो राजनीतिक संकट है उसको स्थानीय स्तर पर, नेताओं के स्तर पर सुलझाया जाना चाहिए, पार्टी के स्तर पर सुलझाया जाना चाहिए, लेकिन इसका समाधान करने की कोशिश एक तीसरा पक्ष कर रहा है जो कि चीन है। इस तरीके से विरोध होने के बावजूद ओली को यह लगता है कि अगर वो कोई ना कोई तिकड़म बिठाएंगे तो शायद उनकी कुर्सी बच जाएगी, लेकिन कुर्सी तो जाने वाली है, इसका प्रचंड ने ऐलान कर ही दिया है। प्रचंड ने पहले ही कह दिया था कि या तो ओली पार्टी के अध्यक्ष रहें या फिर प्रधानमंत्री रहें, दो पदों पर वो नहीं रह सकते। और दूसरी तरफ ओली को ये पता है कि अगर उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तो निश्चित तौर पर पार्टी उनको बर्खास्त भी कर देगी, पार्टी से निकाल देगी और वैसी स्थिति में उनका प्रधानमंत्री रह पाना मुमकिन नहीं है। दरअसल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी और इसका जो दूसरा धड़ा है, ये दोनों दो अलग अलग पार्टियां थी, बाद में ये मिली और एक धड़े के नेता है पुष्पदयाल कमल प्रचंड और दूसरे धड़े के नेता है ओली, जबकि ओली के पक्ष में अब बहुत कम सदस्य रह गए हैं। ज़्यादातर जो पूर्व प्रधानमंत्री है, चाहे जगन्नाथ खनाल हो या माधव कुमार नेपाल हो या प्रचंड हो, ये तीनों एक ही खेमे में है। पहले खबर ये आ रही थी कि हाउ यांकी ने माधव कुमार नेपाल को मना लिया है कि वो ओली की सत्ता को बचा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद हाउ यांकी पहुंचती है जगन्नाथ खनाल के पास में, लेकिन वो भी इस बात से इनकार कर देते हैं और वो भी स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि जिस तरीके से ओली पूरे मामलों में विफल रहे हैं उसके बाद वो किसी भी हालत में ओली को सत्ता में नहीं चाहते हैं। इसके बाद हाउ यांकी कोशिश करती है राष्ट्रपति को मनाने की, राष्ट्रपति को ये राजी करने की कि वो किसी भी हालत में ओली के पक्ष में रहें और अगर ओली कहते हैं कि देश के अंदर स्वास्थ्य इमरजेंसी लगा दी जाए तो वो उसको मान जाए। लेकिन नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी भी इस मामले में पूरी तरीके से ओली का साथ देती हुई नहीं दिख रही हैं। उसके बाद हाउ यांकी मुलाकात करती है नेपाली सेना के जनरल पूर्णचंद्र थापा से। ये सारे जो घटनाक्रम है उससे ऐसा लगता है कि नेपाल में आज अगर कोई व्यक्ति सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नज़र आ रहा है तो वो ये हाउ यांकी नाम की चीन की राजदूत ही है, जिसको कि आप विषकन्या भी कह सकते हैं और नेपाल के लोग इसको विषकन्या ही कह रहे हैं। इसी वजह से वो इसके खिलाफ पोस्टर लहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसे चीन वापस भेजो, नेपाल में किसी भी बाहरी व्यक्ति की इस तरीके से दखल हमें बर्दाश्त नहीं है। अब सवाल यह भी बनता है कि जब शुरुआत में यह मामला उठा था उस समय नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने यह कहने की कोशिश की थी कि भारत के जो विदेश विभाग है या भारत के कुछ एजेंसियां हैं जो हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं और हम उनको ऐसा नहीं करने देंगे। लेकिन अब पूर्ण तथ्यों के साथ ये साबित हो चुका है कि नेपाल में भारत कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, बल्कि चीन वहाँ की सत्ता को किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है, किस तरीके से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, उसका जो जवाब है, उसका जो प्रमाण है वहाँ की जो विपक्षी पार्टियां भी दे रही हैं और सत्ताधारी पार्टी के बड़े नेता भी इस बात को कह रहे हैं। जैसा कि प्रचंड ने कहा था कि भारत के साथ जो संबंध बिगाड़ने का काम ओली ने किया है वो न राजनीतिक रूप से ठीक है ना ही राजनीतिक रूप से, यानी कि न तो पॉलिटिकली करेक्ट है और ना ही डिप्लोमेटिकली। और ऐसी स्थिति में भी ओली अपनी सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं। वो जानते हैं कि पार्टी में उनका बहुमत नहीं है। पहले उन्होंने कोशिश ये भी की थी कि वो किसी तरीके से संसद में अगर पार्टी टूटती भी है तो उस हालत में दूसरी जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनसे समर्थन लेके अपनी सत्ता को बरकरार रख लेंगे। जब ये दाव भी उल्टा पड़ गया उसके बाद ओली ने
सीधे तौर पर अब कोशिश की कि वो एक तरीके से इमरजेंसी लागू करके नेपाल में अपनी सत्ता बचा लें, लेकिन वो भी उन्हें होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो निश्चित तौर पर ओली की उल्टी गिनती अब शुरू होती हुई दिखाई दे रही है और अगला प्रधानमंत्री नेपाल का कौन होगा ये तो खैर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ही तय करेगी, लेकिन इतना तय है कि ओली को अब जाना ही पड़ेगा। और ओली के जाने के बाद नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी फिर से इकट्ठा होगी और वो तय करेगी कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। हालांकि नाम अगर देखा जाए तो प्रचंड भी इसमें दावेदारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो दो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, चाहे जलानाथ खनाल हो या फिर माधव कुमार नेपाल हो, वही दूसरी तरफ पूर्व गृह मंत्री रह चुके वामदेव गौतम का नाम भी इसमें चल रहा है। और उसकी वजह यह है कि बाकी तीन जो बड़े नेता हैं वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उनका नाम आगे आ सकता है क्योंकि वो पहली बार प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन अगर इनमें से चारों में से कोई भी प्रधानमंत्री बनता है तो ओली की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और वो तमाम सारी चीज़ें जिनको लेकर ओली पर अब तक आरोप लगते रहे उनकी जांच होगी और ओली के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से नेपाली जनता ओली के विरोध में उतरी है, नेपाल के जो स्टूडेंट विंग है, चाहे वो नेपाली कांग्रेस का स्टूडेंट विंग हो या कम्युनिस्ट पार्टी के स्टूडेंट विंग हो, उस तरीके से जो विरोध प्रदर्शन में अब सड़कों पर उतर आया है, उसके बाद ओली ने भी अपने समर्थकों को सड़कों पर उतारने की कोशिश की और हालत तो कई जगह ऐसे बनते हुए नजर आए कि दोनों गुटों में मारपीट होने की नौबत भी आ गई। इससे ऐसा लगता है कि ओली पूरे देश को गृह युद्ध की आग में भी झोंकने से पीछे नहीं हटने वाले हैं और इसी वजह से नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ओली को सत्ता से बेदखल किया जाए, नहीं तो वो अपनी सत्ता को बचाने के लिए चीन की मदद से नेपाल को दंगों की आग में भी झोंक सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।